हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक चैप्टर है फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हिंदी में ऊष्मागतिकी बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है फिजिक्स का, ये नीट, जेईई, बोर्ड एग्ज़ाम्स और दूसरे भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक पॉइंट को डिटेल में। ठीक है, तो बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। किसका? थर्मो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। सो थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट इन मोशन, thermodynamics means heat in motion, that is power, that is work, that is power। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, हीट इन मोशन। जब हीट मोशन में हो तो उसको थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख रहे हैं इसका। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द branch of science which deals with the study of different forms of energy, different forms of energy and quantitative relationship between them। थर्मोडायनेमिक्स साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में और उसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। यह आप कह सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, यह एनर्जी ट्रांसफ़र का साइंस है जिसमें हम उसके इफेक्ट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मेन एम क्या है? एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? टू कन्वर्ट disorganized form of energy, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को बोलते हैं हीट। डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, that is work,
मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जैसे सिस्टम, ठीक है, क्या सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो सिस्टम क्या है, इट इज़ अ रीजन, इट इज़ अ रीजन in space upon which the study is focused or concentrated। एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा एरिया है स्पेस में जिसमें हमारी स्टडी जो है फोकस रहेगी। जैसे मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस भरी है, तो जो कंटेनर है वो हमारा सिस्टम है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कंटेनर के अंदर जो गैस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वो सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। तो सिस्टम हो गया जिसके बारे में स्टडी करेंगे, हमारी फोकस होगी उसी पर। दूसरी टर्मिनोलॉजी है सराउंडिंग्स, क्या सराउंडिंग्स। इस सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, सिस्टम के बाहर, कंटेनर के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाएंगे, उसकी सराउंडिंग्स। तो क्या है, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, जो भी कुछ सिस्टम के बाहर है उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। तीसरा टर्म है बाउंड्री, ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। बाउंड्री, बाउंड्री क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का सेपरेशन। लिखते जाएंगे, द सेपरेशन between system and surrounding is known as boundary, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई सिस्टम है, इसके अंदर जो भी चीज़ें वो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, सराउंडिंग, ठीक। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, ये बॉर्डर या बाउंड्री, ये क्या है, बाउंड्री। द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का सेपरेशन क्या है, सराउंडिंग। तो ये बाउंड्री क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस है जो दोनों के द्वारा शेयर किया जा रहा है। लिख लेंगे, इट इज अ कॉन्टैक्ट सरफेस शेयर्ड बाय बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट सरफेस है जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉमन चीज़ है, ठीक है। बाउंड्री की बात करें तो ये जो बाउंड्री है इसकी कोई थिकनेस नहीं है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, थिकनेस नहीं है, न तो ये कोई वॉल्यूम शेयर ऑक्यूपाई कर रहा है,
ना तो इसका कोई मास है। तो लिखते चलेंगे बाउंड्री हैज़ ज़ीरो थिकनेस, मतलब इसका थिकनेस कितना है, ज़ीरो, कोई थिकनेस नहीं है। ठीक है, बाउंड्री है ज़ीरो थिकनेस, नाइदर कंटेन्स एनी मास, ना तो ये कोई मास कंटेन करता है, नॉर ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम। ठीक है, तो बाउंड्री की कोई थिकनेस नहीं, बाउंड्री है जीरो थिकनेस, नाइदर कंटेन्स एनी मास, ना तो ये कोई मास कंटेन करता है, ना तो इसके पास कोई मास है, कोई द्रव्यमान है, ना ही कोई ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ना तो कोई ये आयतन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो बाउंड्री के बारे में ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। बाउंड्री जो है ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो लिख लेंगे बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है, बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। कैसे होगी बताता हूँ। बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, मूवेबल मतलब फ्लेक्सिबल, ऊपर नीचे आ जा सके, दाएं बाएं आ जा सके, मूव हो सके बाउंड्री। ठीक है, मतलब ये बाउंड्री खिसक सके, इधर उधर बढ़ सके। मतलब जैसे गैस के केस में बात कर रहे हैं हम, तो मान लो कोई कंटेनर में गैस भरी है, कंटेनर में गैस भरी है, तो अगर हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो क्या होगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, कंप्रेस होती जाएगी। ठीक है, तो बाउंड्री क्या हो रही है, पहले कुछ इसका वॉल्यूम रहा होगा पहले, फिर लेकिन जब हमने इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट किया और प्रेशर को बढ़ाया, तो प्रेशर को बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम कम होता रहा, कंप्रेस हो गया, गैस कंप्रेस हो गई, मतलब वॉल्यूम इसका घट गया। तो बाउंड्री का साइज जो है, बाउंड्री घट गई, कम होती गई। ठीक है, तो बाउंड्री क्या मूवेबल है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जब प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, मतलब बाउंड्री बढ़ रही है, तो बाउंड्री मूव कर रही है, मूवेबल है। अब जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, मतलब अब वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, फिक्स हो गई बाउंड्री। ठीक है, तो हमने कितनी कितनी चीज़ें बताई, सिस्टम, जो इनसाइड है उसको सिस्टम बोलेंगे, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रहा है उसको बाउंड्री। बाउंड्री रियल हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूव भी कर सकती है। बाउंड्री की कोई थिकनेस नहीं होती, इसका कोई मास नहीं होता है, इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, अब अगली टर्मिनोलॉजी है, अगला है यूनिवर्स। क्या, यूनिवर्स। तो जो यूनिवर्स है उसको किसको यूनिवर्स बोलते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। तो क्या लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, combination of system and surrounding is known as universe। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिवर्स कहलाता है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बात करें तो सिस्टम जो है कितने तरह का होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। सिस्टम कितने तरह का होता है उसके बारे में बात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो तीन तरह के सिस्टम होते हैं,
क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम देख लेंगे। यहाँ पे लिख लो, एक कॉलम बना लो, टाइप टेबल बना लो, टाइप एनर्जी ट्रांसफ़र, यहाँ पर एक बना लो मास ट्रांसफ़र। यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल। अभी हमने जो एग्जाम्पल बताया आपको कि मतलब कोई कंटेनर में गैस धरी है, तो जब उसको हम हीट देंगे या हीट सप्लाई करेंगे या उसमें कुछ वर्क करना चाहते हैं उस सिस्टम पे, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसमें से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, या तो एनर्जी आएगी या जाएगी, चाहे वो सिस्टम में चाहे सिस्टम से बाहर जाए, या तो कुछ मास ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें उधर से निकल के उधर जाएंगी, पार्टिकल्स निकल के जाएंगे, तो या तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या तो मास का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो पहला जो है क्लोज्ड सिस्टम, कौन सा? क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र, मास डज नॉट ट्रांसफ़र। ठीक है, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल, पिस्टन सिलेंडर बिना वॉल के, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर फॉर कार, कार का जो रेडिएटर है, ये सब क्या है? क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल है। इसमें से बस एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ऊष्मा का बहाव होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ओपन सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम को और एक नाम से जानते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंट्रोल मास सिस्टम, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस या नॉन फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम। तो क्वेश्चन जब आएगा ना एग्ज़ाम में, तो किसी भी नाम से आएगा। क्लोज सिस्टम हो सकता है डायरेक्टली बोल दे, लेकिन ज़्यादातर केस में क्लोज सिस्टम बोलता नहीं है, वो बोलेगा नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो सिस्टम। ठीक है, तो हमको समझ जाना है कि हाँ ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, या क्वेश्चन में पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल दिया है, या प्रेशर कुकर है, या रेफ्रिजरेटर है, ऐसा ये सब यूज़ किया, तो समझ जाना कि हम क्लोज सिस्टम का है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, या इसको फ्लो सिस्टम कहते हैं। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र और मास का ट्रांसफ़र दोनों होता है। क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास कांस्टेंट रहेगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मास नियत रहेगा, मास वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब मास नियत रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र होंगे, मतलब दोनों चेंज होंगे, बदलेंगे, एक्सचेंज होंगे। तो एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होगा, मास का भी ट्रांसफ़र होगा। इसका एग्जांपल जैसे टरबाइन, पंप, कंप्रेशर, नोजल, कार्बोरेटर, पिस्टन सिलेंडर विथ वॉल्व, पिस्टन सिलेंडर विथ वॉल्व। ठीक है, ये एग्जांपल है ओपन सिस्टम के, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, नोजल, कार्बोरेटर, पिस्टन सिलेंडर विथ वॉल्व। ठीक है, ये ओपन सिस्टम के एग्जांपल है। अच्छा, जो बोर्ड वाले होंगे या नीट वाले बच्चे होंगे, हो सकता है उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ना हो। टरबाइन,
पंप, कंप्रेशर, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम ना हो या नाम ही पहली बार सुन रही हूँ, पिस्टन, सिलेंडर, ये सब नाम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इसको याद कर लेना है और धीरे धीरे क्वेश्चन करते 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 आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी। ठीक है। तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र ना ही मास का ट्रांसफ़र। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना तो मास का ट्रांसफ़र होता है, दोनों कांस्टेंट रहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे थर्मोफ्लास्क, जिसको थर्मस बोलते हैं, दैट इज़ थर्मस। जैसे थर्मस में हम पानी गर्म करके रख देते हैं तो पानी से हीट बाहर नहीं जा पाता है, उसमें से एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, न तो पानी खुद बाहर जा पाता है। तो मतलब न तो पानी खुद बाहर जा पा रहा है, मतलब मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, न तो हीट बाहर जा पा रही है, मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो थर्मस जो एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है। या जैसे मान लो कोविड का टाइम चल रहा था, तो जिसको कोविड हो जाता था या जिसको थोड़ा सा भी शक हो जाता था तो उसको क्या करते थे, क्वारंटीन कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे, मतलब उसको अलग कमरे में रख देते थे, उससे कोई बातचीत नहीं होती थी। ठीक है। ना तो वो बाहर आ सकता था खुद, ठीक है, ना तो वो किसी से हाथ मिला सकता था, ना कुछ से बात कर सकता था, वो अंदर ही रहता था, इसको आइसोलेट कर दिया गया था। ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना इधर एनर्जी ट्रांसफ़र ना तो मास का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम को याद रखने का तरीका है थर्मस। दिमाग लगा लेना है कि थर्मस में से पानी गर्म रहता है, तो थर्मस में से ना तो एनर्जी ना तो हीट का ट्रांसफ़र हो पाता है, ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पाता है, ना ही पानी खुद बाहर आ पाता है, मतलब ना तो मास का ट्रांसफ़र हो पाता है। ठीक है। तो याद रखना ही है। ठीक है। ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र मैं बोल रहा हूँ, तो उस एनर्जी में हीट भी आ गई और वर्क भी आ गया, मतलब ना तो हीट का ट्रांसफर, वर्क क्या है, एक तरह की एनर्जी है, हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना तो मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, मतलब एनर्जी में दो चीज़ें आ गई, हीट भी और वर्क भी। तो नो वर्क ट्रांसफ़र, नो एनर्जी, नो हीट ट्रांसफ़र और नो मास ट्रांसफ़र। लिखना चाहो तो लिख लो, फॉर आइसोलेटेड नो वर्क ट्रांसफ़र, नो हीट ट्रांसफ़र, नो मास ट्रांसफ़र। ये हीट और वर्क क्या है, एनर्जी है, दैट इज़ नो एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है। तो इतनी चीज़ें, टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने तरह के हैं, क्लोज सिस्टम जिसको कंट्रोल मास सिस्टम या नॉन फ्लो सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम मतलब सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओपन सिस्टम मतलब एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र होगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र ना तो मास का ट्रांसफ़र। ठीक है। इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई होंगी। ये जो क्लोज सिस्टम है, इसका मेन फोकस है मैटर के क्वांटिटी पे, मतलब मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। क्लोज सिस्टम फोकसेज ऑन डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड मैटर जो है ना वो क्लोज्ड और इनक्लोज्ड बाउंड्री द्वारा। तो लिख लो नोट करके, क्लोज सिस्टम
focuses on definite quantity of matter. Quantity of matter, and matter is enclosed by बाउंड्री. ठीक है. तो क्लोज सिस्टम जो है वो मैटर कितना है, कितना द्रव्यमान है उसका, उस पर फोकस रहेगा, और मैटर जो है वो पूरा इनक्लोज्ड बाउंड्री द्वारा बंद रहेगा. ठीक है. लेकिन ओपन सिस्टम जो है वॉल्यूम पे फोकस करता है. ओपन सिस्टम focuses on definite volume, and volume is enclosed by control surface. ठीक है. अच्छा, हमने पीछे यूनिवर्स के बारे में बताया. तो यूनिवर्स जो है एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है. क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. यूनिवर्स क्या है? एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है. तो क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. मास भी कांस्टेंट रहेगा. तो एनर्जी एंड मास ऑफ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कांस्टेंट. ठीक है. फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी एंड मास विल बी कांस्टेंट. ठीक है. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसकी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा और मास का ट्रांसफर नहीं होगा. दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे. ये याद रखना है. ठीक है. तो इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी सबको. अब बात करते हैं थोड़ा कुछ अप्रोच की. अप्रोच का मतलब किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो तरह के अप्रोच है. एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रो, और एक दूसरा मैक्रो. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. हेडिंग है अप्रोचेस इन थर्मोडायनेमिक्स. तो पहला है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम एक एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं. हम एक एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर को देखेंगे. ठीक है. एक एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर को देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है. ठीक है. तो उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा. इसके बारे में जानते हैं कुछ चीज़ें कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है. ठीक है. माइक्रो मतलब बहुत छोटा है, नाम से पता चल रहा है. तो ये जो प्रॉपर्टी है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में, इसको हम ह्यूमन आई द्वारा सेंस नहीं कर सकते. इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर हम ह्यूमन आई द्वारा नेक्ड आई से देख नहीं सकते. ठीक है. तो इसमें क्या है? इसमें हम हर एक मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, हर एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे, उसके बिहेवियर को देखेंगे. बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक एक मॉलिक्यूल. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन. मतलब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होगा? हम हर एक मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, एक एक मॉलिक्यूल्स के
बिहेवियर को चेक करेंगे, कंसिडर करेंगे कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को एक और नाम बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जब मैं बोलूँ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब समझ जाना है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है के बारे में पूछ रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का एक और नाम है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इस अप्रोच को हम तभी यूज़ करते हैं जब या तो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड हो या डेंसिटी बहुत कम हो मॉलिक्यूल्स की। तो लिख लो, दिस अप्रोच is used at low density or higher altitudes। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इसको हम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। सच प्रॉपर्टी cannot be sensed by human eye, hence it is observed at molecular level। ठीक है, इसको ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का एग्जांपल एप्लीकेशन देख लो कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे लेज़र में, लेज़र लाइट लेज़र वाले में, प्लाज्मास में, हाई स्पीड गैस फ्लो हो रहा है उसमें, केमिकल काइनेटिक्स में, क्रियोजेनिक्स में। ठीक है, इस अप्रोच में हमें सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला एनालिसिस के लिए चाहिए। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। इन दिस वी रिक्वायर सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला फॉर एनालिसिस। ठीक है, इसे हमको सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए एनालिसिस के लिए। ओके, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं पता है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मीन और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे मान लो एनर्जी है, एनर्जी को जब हम माइक्रो लेवल पे देखेंगे, माइक्रो एक एक पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में देखेंगे तो वो इंटरनल एनर्जी उधर से आएगी। लेकिन जब माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, हमको दिखेगा कि हाँ वो मूव कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। तो देखो, एक तो हो गया, दूसरा माइक्रो, ये ए है, यहाँ पर आई है, माइक्रो लग गया तो बहुत छोटा है, माइक्रो मतलब इससे बड़ा थोड़ा, मोलिकुलर लेवल जो होगा थोड़ा बड़ा होगा। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है? हमने देखा था बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में हम इसमें कंसिडर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को कंसिडर नहीं करेंगे, ओवरऑल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लो, इन दिस बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल molecules does not
taken into consideration, ठीक है, but the overall behavior of molecules are taken into consideration, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम एक एक पार्टिकल के एक एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम इसमें पूरा कंटेनर में जितनी भी गैस हो ओवरऑल मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक को स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते थे, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा सब्सटेंस कंसीडर करेंगे, कंसीडर बल्क क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जनरली हम लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, जनरली हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम ह्यूमन आई के द्वारा देख सकते हैं, लिख लेना, इस प्रॉपर्टी को हम ह्यूमन आई के द्वारा देख सकते हैं, उसको सिंपल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कैलकुलेशन करने के लिए हमको सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, इस केस में हमको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में हो गया। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम तभी अप्लाई करते हैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड हो, मतलब मैटर का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें कोई गैप ना हो, कुछ ना हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड रहेगा, तभी हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। लिख लो नोट करके, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच is applied when concept of continuum is valid. concept of continuum ये क्या है, concept of continuum मतलब कि मैटर का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब उसके बीच में कोई गैप ना हो, कोई देयर इज़ नो गैप, देयर इज़ नो गैप और वर्ड्स, उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी गैप ना हो, वर्ड्स ना हो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। अब गैस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, गैस के बारे में पकड़े तो गैस ही होगी। सिस्टम के अंदर गैस है तो उस गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ मास होगा, उसकी कुछ डेंसिटी होगी, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, कुछ एनर्जी होगी उसकी। तो इन सब चीज़ें, सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या बता रही हैं, प्रॉपर्टीज़ जो है नेचर के बारे में बता रही है। किसके, इट टेल्स नेचर ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम के नेचर के बारे में बता रही हैं, ठीक है। तो
कैरेक्टरिस्टिक जो है सिस्टम के कौन कौन से हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दो तरह की होती हैं। तो प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं, कौन कौन सी? प्रॉपर्टीज जो हैं वो दो तरह की हैं। पहला इंटेंसिव या इंट्रिंसिक। इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दूसरा एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं। प्रॉपर्टीज लिख दो इधर, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी दो तरह की, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दूसरा एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव है, नाम समझ रहा है, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करती किस पर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। इट हैज़ डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है और साइज, मतलब इसका मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती है प्रॉपर्टी, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, फिक्स मान होता है इसका। ठीक है, ये जो है डिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज, मतलब ये मास और साइज पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है मास और साइज पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करती है मास और साइज पे। जैसे मान लो हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने गैस भरी, तो जब हमने गैस भरी तो उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उस गैस के पास कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। तो अगर हम उसके साइज़ में कुछ चेंजेस करें, कंटेनर के साइज़ में कुछ चेंजेस करें, तो क्या उससे किन किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा? अगर फ़र्क पड़ रहा है तो वो एक्सटेंसिव, अगर उससे उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इंटेंसिव है। जैसे हमने गैस भरी कंटेनर में, एक रूम में गैस भरी कंटेनर में, तो गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ डेंसिटी होगी। लेट्स से प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर एक कंटेनर है, उसमें गैस भर दी हमने, अगर हमने उस कंटेनर को आधा कर दिया, आधे से काट दिया, डिवाइड कर दिया, कंटेनर को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ठीक है, तो अब हमें बताओ कि उस गैस का प्रेशर जो है वो सेम रहेगा या डिवाइड हो जाएगा? कंटेनर वही है, बस उसके बीच में पार्टीशन डाल दिए, तो अब आधे मॉलिक्यूल इधर हो गए, आधे मॉलिक्यूल इधर हो गए गैस के, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा और प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। पहले जो टेम्परेचर था वो वही टेम्परेचर अभी होगा, क्योंकि पूरे रूम का है वही सेम, हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर वही है, सेम ही है, हर एक मॉलिक्यूल का प्रेशर वही है, सेम है, तो
प्रेशर और टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कंटेनर के डिवाइड कर रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने उसको हाफ किया, कंटेनर को आधा किया, डिवाइड कर दिया 2 भाग में, 2 पार्ट में, तो उसके कुछ मास इधर आ गए, आधा मास उधर, तो मतलब मास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आधे मॉलिक्यूल्स इधर आ गए, आधे मॉलिक्यूल्स इधर आ गए, तो मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान तो अलग अलग हो गया, आधा इधर हो गया, आधा उधर। मतलब अगर टोटल मास m था तो m/2 इधर हो गया, m/2 इधर हो गया, मतलब मास में फ़र्क पड़ रहा है, तब मास क्या हो गया, एक्सटेंसिव। लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पार्टीशन करने के बाद भी दोनों का टेम्परेचर सेम ही था, दोनों का प्रेशर सेम ही था, तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गए, इंडिपेंडेंट है, साइज़ और मास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये इंटेंसिव हो गया। आई बात समझ में। तो इनके एग्जांपल्स जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं, ख़ासतौर से इंजीनियरिंग में, गेट वाले एग्ज़ाम में, या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में, या जेई में, या नीट में भी आते हैं। एग्जांपल्स दे देंगे छांटने के लिए, बताने के लिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटेंसिव, या मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करने के लिए दे देंगे कि कौन सा इंटेंसिव है, कौन सा एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल को याद रखेंगे। एग्जांपल्स, इंटेंसिव का एग्जांपल कौन कौन सा है, स्पीड इंटेंसिव है, मास और साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी कैसे इंटेंसिव है मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल अंदर गैस ही भरी है। पूरे कंटेनर में गैस है, पूरे कंटेनर में अगर गैस है तो हर एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी, अगर गैस है तो गैस की डेंसिटी फिक्स है, तो आधा काट दिया तो डेंसिटी जितनी उधर है उधर ही डेंसिटी वो भी है, क्योंकि दोनों तरफ गैस ही है। ठीक है, इसको दूसरी तरफ से भी समझेंगे, भी बताऊंगा। थर्मल कंडक्टिविटी मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मान लो कोई मटेरियल है, वायर है, अब वो वायर कौन सा मटेरियल का है वो उस पर डिपेंड करेगी। अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन वो साइज़ और मास पे डिपेंड नहीं करता कि हम 1 मीटर तार लेकर के आए या छोटा सा तार लेकर गए, थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। या एक बंडल लेके आए उसका वज़न ज़्यादा है, या 2 बंडल लेके आए उसका, वो कुछ मास और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, विस्कोसिटी, श्यानता जिसको बोलते हैं, सरफेस टेंशन जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड लिखते हैं, वेलोसिटी सेम है। एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ये डिफिनेट वैल्यू फिक्स है। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे वाटर का बॉइलिंग, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये भी फिक्स है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। कैसे ये इंटेंसिव है, जैसे मान लो हमने 100 ग्राम वाटर लिया एक बर्तन में, और दूसरे बर्तन में हमने 400 ग्राम वाटर लिया। अब दोनों को हम बॉईल करेंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो कितने टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट होगा भाई, वाटर दोनों में है तो दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम होगा, वो भी 100 पे बॉईल होगा, ये भी 100 पे बॉईल होगा। ठीक है, तो वो साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मतलब कितना है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, जो भी स्पेसिफिक हीट है वो भी Cp और Cv, जो स्पेसिफिक हीट है Cp Cv, वो क्या है, ये सब क्या है,
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना वो इंटेंसिव होती है ऑटोमेटिकली। कैसे होंगे आगे भी बताऊंगा अभी प्रॉपर्टीज़ में। तो ये तो इसका एग्जांपल हो गया इंटेंसिव का। एग्जांपल देख लो एक्सटेंसिव का। लग रहा हो सारी चीज़ें तो इसी में कवर होगी, उधर क्या बचा है? वही बचा है, देखो लेंथ साइज पर डिपेंड कर रहा है, छोटा बड़ा, ठीक। हाइट ये भी साइज पर डिपेंड कर रहा है, कितना ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है, ठीक है। वॉल्यूम ये भी साइज पर डिपेंड कर रहा है, कंटेनर को काट दिया उसका वॉल्यूम कम हो गया, आधा आधा डिवाइड हो गया, V/2 हो गया। मास ये भी कम हो गया, ये भी हो गया आधा आधा। एरिया ये भी हो जाएगा आधा आधा। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जितने भी एनर्जी की फॉर्म्स है, जितनी भी तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी तरह की एनर्जी है वो सारी क्या है? एक्सटेंसिव। वेट भार जो हो गया ये भी एक्सटेंसिव है। फोर्स ये भी एक्सटेंसिव है। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश ये भी एक्सटेंसिव है। इंथैल्पी एंट्रोपी ये सब क्या एक तरह की एनर्जी है। एंथैल्पी एंट्रोपी एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, टोटल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। इसके आगे हम फिर बात करेंगे इसके और जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव है इनके अंदर और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कैसे पहचानने कि इंटेंसिव है कि नहीं है। और आगे फिर हम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम जो हमने बताया था कि मैटर कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स देयर इज़ नो वॉइड्स और गैप्स। फिर थोड़ा प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन और रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, ये सब प्रोसेस के बारे में हम आगे लेक्चर में बात करते जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।